Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Parts of speech, revision. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम करेंगे रिवीजन। जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है उनको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, उनका इआदा करेंगे, उनका मुराजा करेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। और अब तक जो हमने पढ़ा है वो कुल मिला करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा है। गोया कि हम जो रिवीजन करेंगे, जो मुराजा करेंगे, वो सारी की सारी बातें किसके इर्द गिर्द घूमेंगी? वो सारी की सारी बातें पार्ट्स ऑफ स्पीच के इर्द गिर्द घूमेंगी। तो गोया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आज हम सरसरी निगाह डालेंगे। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये मुराजा या रिवीजन। ओके गाइस, तो पहले सबक में हमने क्या पढ़ा था? पहले सबक में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था और नाउन के बारे में पढ़ा था। और मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में क्या बताया था? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर जो अल्फाज हैं, जो कलिमात हैं, उनको क्या नाम दिया जाए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कुल 8 अल्फाज है, कुल 8 नाम हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। यानी कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो भी कलिमात होंगे, जो भी अल्फाज होंगे, वो इन 8 में से कोई एक कहलाएंगे। सबसे पहले हमने बताया था नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। तो गोया कि यही 8 नाम हैं जो हम किसी लफ्ज़ को, किसी कलिमे को, किसी वर्ड को देंगे। और इन्हीं को हमने अब तक पढ़ा है तफसील के साथ, इन्हीं किस्मों के साथ। ओके गाइज, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में? सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था नाउन। नाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा? नाउन की तारीफ क्या है? नाउन की तारीफ है जिससे किसी इस्म का पता चले, यानी किसी जगह का पता चले, किसी चीज़ का पता चले या किसी शख्स का पता चले, तो उसको हम नाउन का नाम देते हैं। जैसे कि शख्स की मिसाल है खालिद, जगह की मिसाल है नई दिल्ली और चीज़ की मिसाल है मोबाइल। अगर इसकी मिसाल देखें तो आप कहेंगे जैद लिव्स इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर लफ्ज़ जैद से क्या पता चल रहा है? किसी आदमी की शक्ल हमारे सामने खुलकर आती है। इसी तरह से न्यू दिल्ली से क्या पता चल रहा है? लफ्ज़ न्यू दिल्ली से हमें कोई जगह पता चल रही है। यानी न्यू दिल्ली एक जगह है जो कि हिंदुस्तान में वाक़ है और एक कैपिटल ऑफ इंडिया है, या इंडियन कैपिटल है, या हिंदुस्तान की राजधानी है। तो ये तारीफ हुई आपकी किसकी? नाउन की तारीफ हुई। और आगे हमने पढ़ा था कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की कुल कितनी किस्में हैं? तो हमने बताया था कि अलग अलग एतबार से इसकी अलग अलग किस्में बयान की गई हैं, जिसमें से सबसे पहली जो किस्म है वो प्रॉपर और कॉमन के एतबार से, यानी उमूम खुसूस के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं इसको लोगों ने बयान किया है। आगे काउंट यानी गिनने के एतबार से भी इसकी किस्मों को बयान किया लोगों ने। इसी तरह से जेंडर यानी मुज़क्कर मुअन्नस का लिहाज करते हुए भी लोगों ने इसम की किस्मों को बयान किया है। और कुछ लोगों ने नंबर यानी गिनती के एतबार से भी जो है नाउन यानी इसम की तकसीम की है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ नाउन में उमूम व खुसूस के एतबार से, यानी आम है कोई चीज़ या ख़ास है कोई चीज़,
इसके एतबार से नाउन की कुल कितनी किस्में होती हैं? इसके एतबार से नाउन की कुल 5 किस्में होती हैं। पहले को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जिससे किसी खास चीज का पता चले, खास जगह का पता चले या खास शख्स का पता चले, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं कि ऐसे नाउन को, ऐसे इसम को जो किसी के लिए भी आम हो, किसी को भी शामिल हो जाए, ठीक है, कोई खास आदमी, कोई खास जगह या कोई खास चीज मुराद ना हो, तो उसको बोलेंगे कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं उस इसम को जो पूरी जमात को शामिल हो, किसी एक को, दो को शामिल ना हो, बल्कि पूरी जमात उसमें आ जाए, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और इसकी चौथी किस्म है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसका ताल्लुक एहसासात से हो, जिसको हम महसूस करते हो, उसको देख ना सकते हो, उसको छू ना सकते हो, ठीक है, सिर्फ हम जिसको महसूस करते हो, तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? उन चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम देते हैं। आगे हमने पढ़ा था मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं उन वर्ड्स को जो किसी ऐसी चीज़ पे दलालत करें जो मटेरियल हो, यानी जिनसे कोई चीज़ बनाई जाए, यानी मटेरियल नाउन को हम मटेरियल नाउन कहेंगे, यानी जिनसे हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे सोना चांदी वगैरह, ये मटेरियल नाउन कहलाएंगे। तो ये किस्में हुई किसकी? काइंड्स ऑफ नाउन की, यानी इसम की किस्में हुई उमूम व खुसूस के एतबार से। अब हम बात करेंगे दूसरे सबक की। दूसरे सबक में हमने क्या पढ़ा? दूसरे सबक में भी हमने नाउन के बारे में गुफ्तगू की, लेकिन इस सबक में हमने काउंट के एतबार से इसम की किस्मों को पढ़ा। काउंट यानी गिनने के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, तो हमने बताया इसकी कुल 2 किस्में हैं। पहले को हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। लफ्ज़ काउंटेबल नाउन से ही पता चल रहा है कि काउंटेबल नाउन उस इसम को कहा जाएगा जिनको हम गिन सकते हैं। और दूसरी किस्म है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन उन इसम को कहा जाता है जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। आगे हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में एक बहुत ही अहम नुक्ता आपके सामने जिक्र किया, जो नुक्ता ये है कि काउंटेबल की जमा आती है लेकिन अनकाउंटेबल की जमा नहीं आती, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं उसी को हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे और जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनको हम प्लूरल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिहाजा हम कहेंगे पेन्स, बुक्स, टेबल्स। लेकिन अगर हम कह दें गोल्ड, सिल्वर्स, वाटर्स, तो हमारा ये कहना गलत होगा। लेकिन अगर कहीं आपको आ जाए अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल, जैसे कि आ जाए वाटर्स, तो सही होगा, लेकिन उसकी हम तावील करेंगे। अगर कहीं वाटर्स आ जाए तो इसका मतलब होगा ग्लासेस ऑफ वाटर या ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये माना निकल कर हमारे सामने आएगा। ओके गाइज, आगे हमने अपना सबक नंबर 3 पढ़ा। सबक नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा? नाउन के बारे में गुफ्तगू की, लेकिन इस बार हमने जिन्स के एतबार से यानी जेंडर के एतबार से नाउन की कितनी किस्में इसको पढ़ा। और हमने क्या पढ़ाया? इसकी कुल 4 किस्में हैं। पहले को हम कहते हैं मैस्क्यूलिन जेंडर, दूसरे को हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर, अब इसको फेमिनाइन नहीं पढ़ेंगे, फेमिनिन जेंडर। तीसरे को हम कहते हैं कॉमन जेंडर और चौथे को हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? उस इसम को कहते हैं जिससे किसी मुज़क्कर का पता चले, और फेमिनिन कहते हैं जिससे किसी मुअन्नस यानी फीमेल होने का पता चले, और कॉमन जेंडर कहते हैं उस जेंडर को यानी उस इसम को जो कॉमन हो, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो। और न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर उसको कहते हैं जो गैर जानदार चीज़ें हैं, जितनी भी हैं उनको हम न्यूट्रल जेंडर का नाम देते हैं अंग्रेजी ज़ुबान में। तो ये तारीफ हुई, ये किस्में हुई किसकी? नाउन की, जिन्स के एतबार से। हमने आगे आपको पढ़ा है न्यूट्रल जेंडर के ताल्लुक से कुछ अहम नुक्ता, और नुक्ता ये है कि कभी कभी गैर जानदार चीज़ को शायर ख़ास तौर पर उसको जानदार चीज़ मान लेते हैं, तो उसको न्यूट्रल जेंडर नहीं कहते हैं, बल्कि उसको मेल फीमेल के दर्जे में रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि न्यूट्रल जेंडर उसी को कहेंगे जो गैर जानदार है, लेकिन हम उसको जानदार मान लेंगे तो जाहिर सी बात है वो तो मेल होगी या फीमेल होगी या कॉमन होगी। लेकिन चूंकि चीज़ है तो जाहिर सी बात है वो या तो मेल होगी या फीमेल होगी। तो हम फीमेल किसको मानेंगे? फीमेल मानेंगे उसको जिसमें जो है लताफत पाई जाए, नरमी पाई जाए, उसको फीमेल मानेंगे। और जिसमें जो है ताकत व क़ुव्वत पाई जाए, शिद्दत पाई जाए, तशद्दुद पाई जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं? तो उसको हम मेल मानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सन है, समर है, फ्लड है, इन सब में ताकत होती है, क़ुव्वत होती है, तशद्दुद होता है, तो इसलिए हम उसको कहेंगे मेल। और अगर हम देखें मून की, अर्थ की, ऑटम की, स्प्रिंग की, तो इनमें खूबसूरती की बात की जाती है इनके ज़रिए से, और इनमें लताफत पाई जाती है, इनमें लचक होती है, जिस तरह से औरतों में होती है। तो इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे? इनको हम फीमेल के दर्जे में रखेंगे, गोया कि इनके साथ हम फीमेल का ही मुआमला करेंगे। तो ये सारी बातें हुई किसके ताल्लुक से? न्यूट्रल जेंडर को जब हम जानदार मान लें तो हम उसके साथ क्या मुआमला करेंगे।
आगे हमने बात की हाउ टू चेंज अ मेल इनटू फीमेल, कि एक मुज़क्कर को मुअन्नस में कैसे बदलें, कैसे तब्दील करें, उसके ताल्लुक से हमने गुफ्तगू की और हमने बताया कि उसके कुल 3 अहम तरीक़े हैं। पहला तरीका है मुअन्नस यानी फ़ीमेनी जेंडर मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती है, जैसे कि आप कहते हैं बॉय से गर्ल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। दूसरा हो सकता है मुज़क्कर वाले लफ्ज़ में एस बढ़ा दें या एस का इजाफा करके, ठीक है, कहीं कहीं हम एस बढ़ा देते हैं या एस का इजाफा कर देते हैं तो मुज़क्कर से चीज़ मुअन्नस हो जाती है। इसका तीसरा तरीका यह है कि कंपाउंड नाउन, यानी कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, उन नाउन को कहा जाता है जो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बने हों, जैसे मिल्क मैन है। तो इस सूरत में जो अहम जुमला है यानी अहम जो लफ्ज़ है वो अगर मुज़क्कर है तो उसको हम मुअन्नस में तब्दील कर देते हैं तो ये हमारा मेल से फीमेल हो जाता है। तो ये 3 अहम तरीके हैं किसी चीज़ को मेल से फीमेल में बदलने का। कॉमन जेंडर के बारे में हमने आपको बताया था कि कॉमन जेंडर में ज़रूरत पड़ने पर हम उसमें मुअन्नस वाले कलिमात का इजाफा कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वर्ड है, कोई नाउन है, कोई जेंडर है जो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, मान लीजिए इसको क्लियर करना और वाज़ेह करना हो कि भाई मुअन्नस या मुज़क्कर, तो इस सूरत में हम मुअन्नस वाले कलिमात का इजाफा कर देते हैं अगर हम मुअन्नस की तायीन करना चाहते हैं, और अगर मुज़क्कर की तायीन करना चाहते हैं तो मुज़क्कर वाले कलिमात का इजाफा करेंगे। जैसे कि टीचर है, लफ्ज़ टीचर ये मुज़क्कर भी होता है, मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हमें तायुन करना हो कि मेल या फीमेल तो उसके लिए हम कहेंगे लेडी टीचर या फीमेल टीचर। अगर हमें और तायुन करना मुज़क्कर के लिए तो मेल टीचर, ओके। इसी तरह से सर्वेंट में ये दोनों के लिए है, लेकिन अगर आप इसका तायुन करना चाहें खादिमा के माने में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके लिए मेड सर्वेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तौर पर ये हमारा कॉमन जेंडर क्या हो जाएगा, इसमें मेल और फीमेल की तफरीक हो जाएगी। मेल और फीमेल में हम फ़र्क कर लेंगे कि हाँ ये मुज़क्कर के बारे में बात हो रही है या मुअन्नस के बारे में गुफ्तगू की जा रही है। आगे हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा नाउन के बारे में। गोया कि हमने नाउन को 4 लेसन में पढ़ा और इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, इस लेसन में हमने नंबर्स के एतबार से यानी गिनती के एतबार से, अदद के एतबार से नाउन को पढ़ा। इसकी कुल 2 किस्में में बयान की। पहले को हम देते हैं सिंगुलर का नाम। सिंगुलर किसे कहते हैं, जो एक चीज पे दलालत करे, यानी जिससे एक चीज का पता चले उसको हम सिंगुलर कहते हैं। और दूसरे को हम प्लूरल का नाम देते हैं। प्लूरल किसे कहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा चीजों का जब पता चले तो इसको हम प्लूरल का नाम देते हैं। आगे हमने पढ़ा इस लेसन में हाउ टू चेंज अ सिंगुलर इनटू प्लूरल, की एक मुज़क्कर को यानी कि एक वाहिद को जमा में कैसे तब्दील किया जाए, इसके क्या तरीके हैं। तो इसके ताल्लुक से हमने आपको कुल 10 तरीके पढ़ाए थे। पहला तरीका है कि सिंगुलर नाउन के आखिर में यस बढ़ा देते हैं और ऐसा इस वक्त करते हैं जब इसम के आखिर में कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, तो जब इसम के आखिर में कॉन्सोनेंट होगा तो उसमें हम एस का इजाफा कर देंगे। दूसरा तरीका हो सकता है सिंगुलर नाउन के आखिर में एस का इजाफा कर देते हैं और इसका इजाफा हम उस वक्त करते हैं जब सिंगुलर के आखिर में खास तौर पर एक्स हो, एस हो, एस एच हो, ओ हो, सी एच वगैरह हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसमें हम ई एस का इजाफा कर देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। इसके तीसरे तरीके के बारे में हमने पढ़ा कि हर वो इसम जिसके आखिर में एक साथ 2 वावेल हो तो इसको जमा बनाते वक्त हम एस का इजाफा कर देते हैं। अगर 2 वावेल हो जाए तो उसमें हम सिर्फ एस का इजाफा कर देंगे तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। चौथा तरीका हमने पढ़ा कि हर वो इसम जिसके आखिर में एफ हो या एफ ई हो तो उसको जमा बनाते वक्त हम एफ या एफ ई को किस में बदल लेते हैं, वाई ई एस में बदल लेते हैं तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। आगे हमने पढ़ा हर वो इसम जिसके आखिर में वाई हो और वाई से पहले कंसोनेंट हो तो इस सूरत में वाई को हटाकर आई ई एस का इजाफा कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। अगले तरीके के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें हम उनके वावेल के अंदर ही तब्दीली करके उनको सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, वावेल ही को हम बदल देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं। आगे हमने पढ़ा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ई एन का इजाफा कर देते हैं या आर ई एन का इजाफा कर देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। आगे हमने पढ़ा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं, प्लूरल भी इस्तेमाल होते हैं, यानी हम उनको दोनों तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उनमें कोई तब्दीली नहीं आती है। ज़रूरत के अतबार से हम उनमें सिंगुलर का माना देंगे और ज़रूरत के अतबार से हम उनमें प्लूरल का माना देंगे। आगे हमने पढ़ा कंपाउंड नाउन को हम कैसे प्लूरल बनाएंगे, तो हमने बताया कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने का तरीका ये है कि जो अल्फाज हैं अहम, जो यानी जो सेंटर वर्ड है उसका
उसमें तब्दीली करके, उसका जो असल कलिमा है उसमें तब्दीली करके हम जो है उसको प्लूरल बनाते हैं। और हम उस अहम कलिमे में वही तब्दीलियाँ करेंगे जो कुछ हमने अभी तक इससे पढ़ा, जैसे ई एस इजाफा करना, एस का इजाफा करना, आई ई का इजाफा करना, ई एन का इजाफा करना। इन कायदे के अतबार से हम उसमें इजाफा करेंगे। आगे हमने पढ़ा लेटर्स और नंबर को प्लूरल बनाते वक्त हम सबसे पहले अपस्ट्रॉफी कामा लगाएंगे और उसके बाद एस का इस्तेमाल कर देंगे, तो नंबर्स यानी 1 2 3 इसी तरह से ए बी सी डी ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। तो ये बहुत ही बुनियादी अहम तरीके हैं 10 जिनको हमने आपके सामने जिक्र किया कि किस तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। आगे हमने आपको कुछ मजीद जानकारी दी थी सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, जिसमें से पहले ये था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होते हैं गरचे उनका सिंगुलर माना होता है। जैसे कि ऐसे आलात होते हैं जिनके 2 हिस्से होते हैं लेकिन एक चीज होती है, जैसे कि आपका सीजर्स है, चश्मा, इसमें 2 हिस्से होते हैं लेकिन एक ही चीज होती है। तो जब भी आप सीजर इस्तेमाल करेंगे आप इसको प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से टोंग्स है, पिंसर्स है, स्पेक्टिकल्स है, इनको आप सीजर नहीं कहेंगे, टोंग नहीं कहेंगे, पिंसर नहीं कहेंगे, स्पेक्टिकल नहीं कहेंगे, बल्कि हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, इन सबको आप हमेशा एस के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी जो किस्म हो सकती है जो हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होती है अगरचे सिंगुलर होता है, वो है खास ड्रेस, जैसे कि आपका ट्राउजर्स है, ब्रीचेस है, जीन्स है, टाइट्स है, शॉर्ट्स है, पैजामाज है, इन सब को भी हम हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, एस के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो आगे हमने बताया था आपको कि नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं लेकिन उनको हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट के नाम है कुछ इस तरह से लफ्ज़ न्यूज़ घर से दिखने में प्लूरल है लेकिन इसके साथ हम सिंगुलर का मामला करते हैं, यानी हम इसको सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। और कुछ आम बीमारियों के नाम है जो देखने में प्लूरल होते हैं बट वो असल में सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। और कुछ खेल के नाम भी आपको मिलेंगे जो दिखने में प्लूरल है लेकिन उनको हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, यानी हम उनके साथ सिंगुलर यानी वाहिद का मामला करते हैं। गोया कि जो कायदे हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इनमें से बाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं। आगे हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन्स के बारे में कि कुछ खास कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं दिखने में लेकिन वो असल में प्लूरल होते हैं, जैसे कि केटल है, आपका वर्मिन है, आपका पीपल है। पीपल देख सकते हैं कि एक लफ्ज लग रहा है कि सिंगुलर है लेकिन इसका जो माना इस्तेमाल होता है वो प्लूरल के माने में इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसके साथ प्लूरल का मामला करेंगे। और जेंट्री एक शरीफ खानदान इंग्लैंड के अंदर, उसको हम हमेशा कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हमेशा हम प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आगे हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 5 में हमने पढ़ा था प्रोनाउन के बारे में। और प्रोनाउन के बारे में हमने क्या बताया, प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं उन वर्ड को जो हम किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम प्रोनाउन का नाम देते हैं। जैसे कि आप कहें उमर इज अ गुड बॉय, और अगर आप कहते हैं ही रीड्स इन क्लास 7, आप कहते हैं ही गोज टू द स्कूल डेली, तो यहाँ पर ही जो इस्तेमाल हुआ आपने उमर की जगह पे इस्तेमाल किया, गोया कि ये ही प्रोनाउन कहलाएगा जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ जो कि उमर है। आगे हमने गुफ्तगू की काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, प्रोनाउन की कितनी किस्में हैं, प्रोनाउन की किस्मों के बारे में हमने बताया। और पहले बताया पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं, उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जो खास नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो तो उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस का नाम देंगे। इसकी दूसरी किस्म है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं, इन प्रोनाउंस को कहा जाता है जो जुमले में इस्तेमाल होते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और वो लौटते हैं नाउन ही की तरफ, तो उनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तीसरी किस्म है एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस किसे कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम जुमले में ताकीद पैदा करने के लिए करते हैं। और आगे हमने पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं, उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम इशारा करने के लिए करते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा करना हो तो उसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी पांचवी किस्म है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस का क्या मतलब होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब होता है जिनसे खास चीज समझ में ना आए, इंडेफिनिट हो, गैर मुतय्यन चीज हो, तो उसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इसकी छठी किस्म है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं, उन प्रोनाउंस को कहते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं जब हम यानी कोई चीज जो है बांटने के लिए करते हो, एक एक चीज ठीक अलग अलग करने के लिए करते हो, तो उस वक्त हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। गोया कि जो प्रोनाउन चीजों को बांट दे, अलग अलग कर दे, किसी के साथ खास कर दे, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का नाम देते हैं। इसके साथ ही किस्म है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम जुमलों के बीच में करते हैं और इससे पहले कोई नाउन होता है जिसकी तरफ ये लौटता है, ये प्रोनाउन, ठीक है।
तो गोया कि उस जुमले को रब पहले से मौजूद नाउन के साथ जोड़ा जाता है, तो इसको हम रिलेटिव प्रोनाउंस का नाम देते हैं। अगले हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में हमने क्या बताया? हमने बताया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम जुमले में करते हैं सवाल करने के लिए। खास तौर पर ये होते हैं हु, इसी तरह से विच, ठीक है, यानी जिनका ताल्लुक नाउन से होता है उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का नाम देते हैं। और इसकी नवी किस्म के बारे में हमने क्या बताया? इसकी नवी किस्म थी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं? उन प्रोनाउंस को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम जुमलों में करते हैं और ये आपसी ताल्लुकात यानी आपस में लौटते हैं एक दूसरे के, यानी आपसी ताल्लुकात के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, तो उनको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और प्रोनाउन की जो 10वीं किस्म है वो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन किसे कहते हैं? उन प्रोनाउन को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम जुमले में करते हैं ताज्जुब का इजहार करने के लिए, तो उनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो ये सारी की सारी बातें हुई प्रोनाउन और उसकी किस्मों के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, लेसन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। इस लेसन में हमने क्या पढ़ा? इस लेसन में हमने पढ़ा था वर्ब के बारे में। और वर्ब के बारे में हमने क्या बताया? वर्ब किसे कहते हैं? जिससे किसी काम के होने का पता चले तो उसको वर्ब का नाम देते हैं। जैसे कि आप कहें ही इज वर्किंग हार्ड, शी इज इन द ऑफिस, वी शुड नॉट टेल अ लाई, तो इन सबको हम क्या नाम देंगे? इन सबको हम नाम देंगे वर्ब का। अब हम आगे बात करेंगे वर्ब की कुल कितनी किस्में हैं। हमने बताया था मानी के एतबार से वर्ब की 2 किस्में, पहले को मेन वर्ब कहते हैं और दूसरे को हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो मेन वर्ब से मुराद है कि जुमले में मौजूद सबसे अहम वर्ब, यानी जो अहम काम है वो मुराद होता है। जबकि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? इन वर्ब्स को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम जुमले में करते हैं ताकि जो मेन वर्ब है, जो मेन काम है, उसका माना हो सके, अदा हो सके आसानी के साथ। यानी उसको, यानी जुमले में मौजूद जो मेन वर्ब होता है उनका माना अदा करने में ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उसकी मदद करते हैं, उसका ताउन करते हैं, इसीलिए इनको ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का नाम दिया जाता है। आगे हमने पढ़ा मेन वर्ब के बारे में, मेन वर्ब्स की किस्मों के बारे में। जैसे कि आप ईट है, स्लीप है, ड्रिंक है, सीट है, यूज है, कट है, कॉल है, ठीक है, इनको हम बोलेंगे मेन वर्ब्स। और इसकी 2 किस्में, पहले को हम ट्रांजिटिव कहते हैं, दूसरे को हम इंट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है। ये मेन वर्ब की किस्मों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स उन वर्ब्स को कहा जाता है जिनमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, बगैर ऑब्जेक्ट के इनका माना मुकम्मल समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जिसके बारे में हम लफ्ज़ क्या के जरिए पता लगाएं, जैसे वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अगर हम इंट्रांजिटिव की बात करें तो इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब उन वर्ब को कहा जाता है जो अपना माना अदा करने के लिए किसी दूसरे का मोहताज ना हो, यानी किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो उन्हें। जैसे कि स्लीप, गो और कम, इसमें आप लफ्ज़ क्या के जरिए सवाल नहीं कर सकते हैं, तो गोया कि इनकी ऑब्जेक्ट नहीं आती है। दीगर कलिमात आएंगे जैसे कि वो कहाँ सो रहा है, वो कब सो रहा है, ठीक, कब से सो रहा है, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन इनके लिए ऑब्जेक्ट नहीं आ गया, ये फ़र्क है। लिहाजा आपके जहन में ये शुबहा नहीं आना चाहिए कि कैसे नहीं हो सकता है कि वो कहाँ सो रहा है। यहाँ मतलब है ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट का पता हम कैसे लगाते हैं? ऑब्जेक्ट का पता हम लफ्ज़ क्या के जरिए लगाते हैं। जैसे कि आप कहें आई टेक मेडिसिन, लेकिन अगर आप सिर्फ कहें आई टेक तो माना समझ में नहीं आ रहा, क्या लेते हैं आप, क्या चीज़ लेते हैं, तो आप कहेंगे आई टेक मेडिसिन, तो ये टेक यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेक आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। लेकिन आप कहें आई वॉज गिविंग अ लेक्चर, आई वॉज गिविंग अगर आप कहते हैं तो बात मुकम्मल नहीं होती। आई वॉज गिविंग में दे रहा था क्या, तो आपको बताना पड़ेगा आ लेक्चर, इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव का नाम देंगे। लेकिन अगर कहें आई स्लीप लेट एट नाइट, आई स्लीप लेट, मैं लेट सोता हूँ, यहाँ पर लफ्ज़ क्या के जरिए आप सवाल नहीं कर सकते। आप कहें आई गो टू कॉलेज, लफ्ज़ क्या के जरिए आप यहाँ सवाल नहीं कर सकते। यहाँ पर लफ्ज़ क्या का मतलब यानी क्या तुम स्कूल जाते हो कि नहीं, ये माना नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट का आप इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे हमने बात की काइंड्स ऑफ वर्ब की स्ट्रक्चर के एतबार से। इन स्ट्रक्चर के एतबार से वर्ब की कितनी किस्में हैं। अभी तक हमने माने के एतबार से गुफ्तगू की, अब हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के एतबार से, यानी बनाने के एतबार से वर्ब की कुल कितनी किस्में हैं। इसकी कुल 2 किस्में हैं। इस पहले को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, दूसरे को हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? उन वर्ब को कहा जाता है जिनमें ईडी के जरिए हम उनकी शक्लों को तब्दील करते हैं, जैसे कि ओपन से ओपेंड, टॉक से टॉक्ड, किल से किल्ड। इरेगुलर वर्ब जिनकी शक्लें हम ईडी के जरिए नहीं चेंज करते हैं, बल्कि अलग अलग शक्लें होती हैं, जैसे ईट, एट, ईटन, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन, ठीक है। इनकी शक्लें को हमने ईडी के जरिए नहीं बदला है, बल्कि दूसरे तरीके के जरिए बदला है,
तो इनको हम क्या नाम देंगे? इनको हम नाम देंगे इर्रेगुलर वर्ब का। आगे हमने बात की काइंड्स ऑफ वर्ब की, इरेगुलर वर्ब की। ठीक है, स्ट्रक्चर के एतबार से इरेगुलर वर्ब की 3 शक्लें बनती हैं, यानी कि वो अफ़ाल जिनकी तीनों शक्लें एक जैसी होंगी, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म एक जैसी होंगी। दूसरी शक्ल हो सकती है कि पहली फॉर्म अलग है, दूसरी और तीसरी शक्ल अलग है, यानी पहली फॉर्म अलग है, दूसरी और तीसरी फॉर्म अलग है लेकिन एक जैसी है। और तीसरी शक्ल जो हो सकती है या तीसरी किस्म जो इरेगुलर वर्ब की हो सकती है वो है कि पहली, दूसरी और तीसरी फॉर्म सब के सब एक दूसरे से अलग हैं। तो ये 3 शक्लें हैं किसकी? इरेगुलर वर्ब की। तो ये सारी बातें थी वर्ब की तारीफ के ताल्लुक से और इसकी किस्मों के ताल्लुक से। अब हम बात करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7, और लेसन नंबर 7 हमने वर्ब मूड के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि वर्ब मूड किसे कहते हैं। वर्ब मूड कहते हैं कि यानी हमने वर्ब को किस मानी में इस्तेमाल किया है। तो मैंने बताया कि वर्ब मूड किस मानी में, यानी किस स्याक में, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने वर्ब को इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप कहें राशिद वाज रीडिंग अ बुक, शी रीड्स इन क्लास 7, दे गो टू द स्कूल डेली। तो यहाँ पर आपने जो इस्तेमाल किया है वाज रीडिंग, रीड्स, गो टू द स्कूल, यहाँ पर कोई सियाक होगा, कोई माना आपके जहन में होगा जिसको आप बतलाना चाह रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं वर्ब मूड। और इंग्लिश जुबान में वर्ब मूड की कुल 3 शक्लें होती हैं। पहले को हम इंडिकेटिव कहते हैं, दूसरे को हम इम्परेटिव कहते हैं और तीसरे को हम सब्जंक्टिव का नाम देते हैं। अगर हम इंडिकेटिव की बात करें तो इंडिकेटिव का इस्तेमाल हम 3 माने के लिए करते हैं। पहला माना है हकीकत बयान करने के लिए, दूसरा है सवाल करने के लिए, तीसरा है मफरूजा चीज़, यानी जो हकीकी चीज़ नहीं है लेकिन आप उसको हकीकी तौर पर देखते हैं उस चीज़ को, तो उसके लिए भी हम इंडिकेटिव मूड का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम बात करेंगे इम्परेटिव मूड की। इम्परेटिव मूड किसे कहते हैं? इम्परेटिव मूड कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम 3 माने के लिए करते हैं। पहला हुक्म देने के लिए, दूसरा नसीहत या मशवरा करने के लिए या देने के लिए, चौथा तीसरा मिन्नत व समाजत या इल्तजा करने के लिए। तो इम्परेटिव मूड में हम इन्हीं तीनों शक्लों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी अगली किस्म की बात करें जो कि सब्जंक्टिव मूड, तो इसकी कुल 2 शक्लें होती हैं। पहले को हम प्रेजेंट कहते हैं, दूसरे को हम पास्ट का नाम देते हैं। और प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल 2 माने के लिए होता है। पहला किसी को मुबारकबाद वगैरह देने के लिए या दुआ देने के लिए, दूसरा ख्वाहिश, मकसद, नीयत वगैरह का माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो इसको हम 3 माने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले को हम लफ्ज़ विश के बाद ये माना अदा करने के लिए कि कोई चीज़ हकीकत से परे है, यानी कोई चीज़ हकीकत नहीं है उसको हकीकत में नहीं लाया जा सकता है। इसी तरह से लफ्ज़ इफ़ के बाद ज़माने हाल में, यानी कोई चीज़ गैर मुमकिन या गैर हकीकत है उसको आप बतलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम पास्ट सब्जंक्टिव मूड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से लफ्ज़ इफ़, एज़ इफ़ या एज़ दो के बाद अगर आ जाए जो कि गैर मुमकिन या गैर हकीकत चीज़ है उसको आप बताना चाहते हैं, उस सूरत में हम सब्जंक्टिव मूड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी बातें थी वर्ब मूड के बारे में। आगे हम बात करेंगे लेसन नंबर 8 के बारे में जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। और मैंने बताया एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के माने में इजाफा करे, खासतौर पर उसकी खूबी या खामी बयान करे। माने में इजाफा कर दे यही काफ़ी है, चाहे अच्छा ही हो चाहे बुरा ही हो, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव की मिसाल आप देख सकते हैं, ब्रेव है, बैड है, ब्लू है, स्मॉल है, बिग है, ब्यूटीफुल है। इन सब को हम एडजेक्टिव का नाम देंगे। जैसे कि अगली है, इसको भी हम एडजेक्टिव का नाम देंगे। और एडजेक्टिव की किस्में होती हैं जिनको हमने बताया कि एडजेक्टिव की पहली किस्म है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसका मतलब यह है कि वो वर्ड जो इसम के माने में इजाफा करे और वो इजाफा खूबी हो चाहे वो खामी हो, ठीक है, क्वालिटी को बतलाए, तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरी किस्म है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? उन एडजेक्टिव को कहा जाता है जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। जैसे इंडिया से इंडियन आप बना दे, अमेरिका से अमेरिकन बना दे, तो ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। तीसरी किस्म है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लफ्ज़ क्वांटिटी से पता चल रहा है कि जो मिकदार को बतलाए, माने में इजाफा करे लेकिन वो इजाफा किस माने में हो? मिकदार के माने में हो, तो इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का नाम देंगे। चौथी किस्म है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब ये है कि जो इसम के माने में इजाफा करे और जो इजाफी माना है वो नंबर हो, नंबर्स का पता चले, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उन एडजेक्टिव को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम किसी नाउन के साथ करते हैं इशारा करने के लिए। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं उन एडजेक्टिव को जिनका इस्तेमाल हम किसी नाउन के साथ करते हैं सवाल करने के लिए। और अगर हम इसकी 7वीं किस्म की बात करें जो कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, तो इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम नाउन में जोर डालना चाहते हैं, ठीक है, जोर डालना चाहते हैं, तो उस वक्त हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं।
और अगर हम इसकी 8वीं किस्म की बात करें जो कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, तो इसका मतलब ये है कि जिसका इस्तेमाल हम किसी नाउन के साथ करते हैं और ताज्जुब का इजहार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और अगर हम इसकी 9वीं किस्म की बात करें जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसका मतलब ये है कि जिनका इस्तेमाल हम किसी नाउन के साथ करते हैं उसकी मिल्कियत को किसी के लिए खास करने के लिए, जैसे कि माई है, हिज है, हर वगैरह है, तो उनको हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। और इसकी आखिरी किस्म है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? उस वर्ड को कहा जाता है जो किसी नाउन के साथ इस्तेमाल हो, उसके माने में इजाफा करे और उस चीज को बांट दे, अलग अलग कर दे, ठीक है, किसी एक चीज के लिए खास कर दे, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये सारी बातें थी आपके एडजेक्टिव की तारीफ और उसकी किस्मों के बारे में। आगे हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 9 के बारे में, और इसमें हमने पढ़ा था एडजेक्टिव डिग्री। एडजेक्टिव डिग्री का क्या मतलब है? एडजेक्टिव डिग्री का मतलब यह है कि ये चीज़ खास है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए, यानी उस वर्ड के लिए जो किसी इसम की खूबी या खामी बयान करे, उसी के लिए ये चीज़ खास है। तो इसका मतलब यह है कि जो वर्ड या जो एडजेक्टिव किसी चीज़ की खामी या खूबी बयान करता है, खामी या खूबी बयान करता है, उसको हम कितने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो एडजेक्टिव डिग्री की मिसाल आप देख सकते हैं कि हम इसको कितने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है माई ब्रदर्स कार इज फास्टर देन अहमद्स कार, his pen is black, your brother is the most brilliant student in class। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फास्टर इस्तेमाल किया है, कहीं ओनली ब्लैक इस्तेमाल किया है, कहीं हमने मोस्ट ब्रिलियंट इस्तेमाल किया है। तो यहाँ इसकी शक्लें एडजेक्टिव की बदलती रहती हैं, तो इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव डिग्री। और हमने बताया एडजेक्टिव डिग्री की कुल 3 शक्लें हैं। पहले को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है जिनमें हम किसी चीज़ की सिर्फ खूबी और खामी बयान कर देते हैं बस। और इसकी दूसरी किस्म है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं कि जिसका इस्तेमाल हम 2 चीज़ों के दरमियान मुआवजा करने के लिए करते हो, तो उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और अगर हम इसकी तीसरी किस्म की बात करें जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जिसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा खूबी बयान करने के लिए आला किस्म को बताना चाहते हैं उसकी, ठीक है, सबसे आला यही चीज़ है किसी खूबी में या किसी खामी में, तो उस वक्त हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और हमने तफसील के साथ आपको बता दिया कंपैरेटिव डिग्री के इस्तेमाल के ताल्लुक से कि देन का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में हमने आपको बता दिया था कि इसमें हम जो है द का इस्तेमाल करते हैं इससे पहले। ओके गाइज, आगे हमने पढ़ा था हाउ टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री की सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएं। तो हमने कुल 8 तरीके आपको बताए थे। पहला तरीका था अक्सर पॉजिटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव के आखिर में ER का इजाफा कर देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है, और EST का इजाफा कर देंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। इसी तरह से अगर कोई एडजेक्टिव है जिसके आखिर में E है तो इस सूरत में हम R का इजाफा कर देंगे और ST का इजाफा कर देंगे, तो इसी तरह से कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो Y पर ख़त्म होते हैं, उनसे पहले कंसोनेंट होता है, तो Y को हम I में बदल देंगे और उसके बाद ER का इजाफा कर देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और EST का इजाफा कर देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। इसकी चौथी शक्ल हो सकती है कि पॉजिटिव डिग्री के आखिर में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वावेल हो, तो इस सूरत में हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और ER का इजाफा कर देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और EST का इजाफा कर देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। गोया कि इन चारों को अगर हम एक मान लें तो कुल खुलासे कलाम निकल कर यही आ रहा है कि ER का इजाफा करके हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और EST का इजाफा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। इसकी अगली शक्ल हो सकती है पॉजिटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव के आखिर में मोर का इजाफा कर देते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, और मोस्ट का इजाफा कर देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। इसी तरह से खास तौर पर वो अल्फाज जिनके आखिर में ED हो, ING हो, लेस हो, फुल हो, तो अक्सर उनके आखिर में मोर का इजाफा कर देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है, और मोस्ट का इजाफा कर देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। और अगर हम इसकी अगली शक्ल के बारे में बात करें तो इसकी अगली शक्ल हो सकती है कि मोर का इजाफा करके कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो खास होते हैं जिनको हम हमेशा मोर के साथ इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव में, और उनके साथ हम मोस्ट का इजाफा कर देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाते हैं। गोया कि अगर हम इन तीनों की बात करें जिनको हमने अभी आपके सामने बताया, तो कुल मिलाकर के बात ये खुलकर आएगी कि मोर का इजाफा करके कंपैरेटिव बनाते हैं और मोस्ट का इजाफा करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। और लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं अंग्रेजी ज़ुबान में जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, यानी कोई कायदा नहीं है, बल्कि पॉजिटिव कुछ और होगा, कंपैरेटिव कुछ और होगा और सुपरलेटिव डिग्री कुछ और होगी। ओके गाइज, तो ये सारी बातें हुई किसके बारे में? ये सारी बातें हुई एडजेक्टिव डिग्री के बारे में। आगे हम बात करेंगे लेसन नंबर 10 के बारे में जो कि एडवर्ब है। और एडवर्ब के बारे में हमने क्या बताया? एडवर्ब किसे कहते हैं? उन वर्ड को कहा जाता है जो किसी वर्ब
या एडजेक्टिव या एडवर्ब के माने में इजाफा करे उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। वर्ब की मिसाल है महमूद वर्क्स फास्ट, यहाँ पर लफ्ज फास्ट वर्ब के माने में इजाफा कर रहा है। शी इज सो इंटेलिजेंट, यहाँ पर इंटेलिजेंट ये है एडजेक्टिव है, इसके माने में सो इजाफा कर रहा है। और ही रीड्स द टेक्स्ट क्वाइट करेक्टली, करेक्टली ऑलरेडी एडवर्ब था लेकिन क्वाइट आकर के इसके माने में इजाफा कर रहा है। तो ये सारी की सारी मिसालें एडवर्ब की हैं। और आगे हमने बात की थी एडवर्ब की किस्मों को लेकर के, और मैंने बताया था कि एडवर्ब की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें से पहली किस्म है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहते हैं? जिससे वक्त का पता चले। इसकी दूसरी किस्म है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? जिससे पता चले कोई काम कितनी बार हो रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रेज किसे कहते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रेज कहते हैं जिससे किसी जगह का पता चले, इसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रेज कहते हैं। चौथी किस्म है एडवर्ब ऑफ मैनर। लफ्ज मैनर से पता चल रहा है कि वो एडवर्ब जो ये बताए कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर का नाम देंगे। एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन किसे कहते हैं? जो किसी वजह को बतलाए, किसी सबब को बतलाए, उसको हम एडवर्ब ऑफ रीजन का नाम देते हैं। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री, इससे मुराद वो एडवर्ब है जो माने में इजाफा करे, और ये जो इजाफी माना आता है उससे क्वांटिटी का पता चले, मिकदार का पता चले, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इसकी सातवीं किस्म है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। इसका मतलब यह है कि एडवर्ब जो किसी चीज़ की ताकीद के लिए इस्तेमाल होता हो या उसकी नफ़ी के लिए इस्तेमाल होता हो, तो उसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन। इसकी 8वीं किस्म है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं? उन एडवर्ब को कहा जाता है जो जुमलों में के बीच में इस्तेमाल होते हैं, दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, और उसका जोड़ना सिमत के ताल्लुक से हो या जगह के ताल्लुक से हो या वक्त वगैरह के ताल्लुक से हो, तो उसको हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब उन एडवर्ब को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम सवाल करने के लिए करते हैं। और हमने आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या फ़र्क है मिसालों के साथ आपके सामने पेश किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा अच्छे से। तो ये सारी बातें थी किसके ताल्लुक से? एडवर्ब की किस्मों के ताल्लुक से और उसकी उनकी तारीफात के ताल्लुक से। अब हम आगे बात करेंगे एडवर्ब की शक्लों के बारे में। तो एडवर्ब की कुल बहुत सारी शक्लें हो सकती है, लेकिन हम आपके सामने 10 को पेश करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आम है। पहली शक्ल है कि एडजेक्टिव ये कभी कभी एडवर्ब बन जाता है, एडजेक्टिव ही एडवर्ब हो जाता है। दूसरी शक्ल है कि एडवर्ब एडजेक्टिव ही होता है, यानी एडजेक्टिव को हम एडवर्ब मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसको एलवाई बढ़ा देते हैं तो उससे भी एडवर्ब बन जाता है। इसकी अगली शक्ल है कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनको प्रीपोजिशन के बाद नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसकी अगली शक्ल है कि टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, मेजरमेंट वगैरह अक्सर ये क्या एडवर्ब ही कहलाते हैं। तो जुमले में जो अगर ये आ जाए, टाइम आ जाए, प्लेस आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, वेट आ जाए, मेजरमेंट आ जाए, वैल्यू या डिग्री वगैरह आ जाए, तो उनको हम अक्सर एडवर्ब का ही माना देते हैं। और इसी तरह से एडवर्ब ऑफ मैनर को अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि एडजेक्टिव के आखिर में एलवाई बढ़ा देंगे तो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा। इसकी अगली शक्ल की अगर हम बात करें तो किसी एडजेक्टिव के आखिर में वाई हो, उससे पहले कंसोनेंट हो, तो इस सूरत में वाई को आई में बदल देते हैं और फिर एलवाई को इजाफा करके हम उसको क्या बना देते हैं? उसको हम एडवर्ब बना देते हैं। इसकी अगली शक्ल है किसी एडजेक्टिव के आखिर में एल ई हो तो एडवर्ब बनाते वक्त हम ई को वाई में बदल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो एडवर्ब बन जाता है। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनको नाउन और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव की मदद से बनाया जाता है, इनको दो अल्फाज को जोड़ करके हम उनको एडवर्ब बनाते हैं। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन की मदद से बनते हैं। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो एंड के साथ मिलकर बनते हैं। ठीक है, दो वर्ड होंगे, उनके बीच में एंड जुड़ा होगा, तो वो भी एडवर्ब कहलाते हैं। तो इस सबक में हमने इन्हीं चीज़ों को पढ़ा। आगे हम बात करेंगे लेसन नंबर 11 के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसमें हमने प्रीपोजिशन को पढ़ा और मैंने बताया प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो प्रीपोजिशन की तारीफ है कि प्रीपोजिशन उन अल्फाज को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल हम जुमलों में करते हैं और किसी नाउन से पहले होता है या प्रोनाउन से पहले भी हो सकता है, और इनका इस्तेमाल हम करते हैं जब हम जुमलों में इस्तेमाल नाउन जिनके साथ ये इस्तेमाल करते हैं इनको, उसका ताल्लुक जुमले में पहले से मौजूद किसी दूसरे नाउन से जोड़ दे, और ये ताल्लुक जगह के नाई से हो सकता है। जैसे कि इसकी मिसाल आप देख सकते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन द टेबल तो गोया कि टेबल पे इस्तेमाल हुआ और बुक के लिए इस्तेमाल हुआ, तो टेबल और बुक के दरमियान रब्त पैदा कर रहा है। और ये रब्त किस नाहिए से? जगह के नाहिए से, यानी किस जगह पे किताब है, टेबल पर किताब है। तो ये आपकी मिसाल हुई जगह की। और आप कहेंगे हमूद लिव्स इन न्यू दिल्ली, यहाँ पर मकान के ताल्लुक से, मकान यानी किस जगह रहा, वही माना जगह यानी मकान। और
सिम्त के ताल्लुक से, जैसे कि ही टर्न टू द लेफ्ट सडनली, कि वो अचानक बाएं जाने मुड़ गया, यहाँ पर सिम्त के साथ रब्त पैदा कर रहा है। और आई विल बी देयर एट 3 o'clock, यहाँ पर वक्त के साथ इसका ताल्लुक पैदा कर रहा है, आई के और 3 o'clock। ठीक है, तो ये रब्त कैसा है? ये रब्त वक्त के नाहिए से है। तो इन सब को हम क्या नाम देंगे? इन सब को हम नाम देंगे प्रीपोजिशन का। आगे हमने आपको कुछ मजीद जानकारियां दी थी प्रीपोजिशन के बारे में गाइस, और वो जानकारी है कि प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जिस पर प्रीपोजिशन दाखिल हो उसको हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। इसी तरह से प्रीपोजिशन के एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो ऑब्जेक्ट उसका, यानी एक ही पे दाखिल हो, बल्कि एक से ज्यादा पर भी दाखिल हो सकता है। आगे हमने बताया था प्रीपोजिशन को हम ऑब्जेक्ट से पहले ही जिक्र करते हैं, यानी पहले प्रीपोजिशन लाते हैं फिर उसके ऑब्जेक्ट को लाते हैं। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी है कि हम प्रीपोजिशन को आखिर में जिक्र करते हैं, जिसमें से पहली सूरत है कि लफ्ज डेट या जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है, खास तौर पर लफ्ज डेट, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए और उसमें जो है प्रीपोजिशन हो, तो इस सूरत में हम प्रीपोजिशन को आखिर में जिक्र करते हैं। इसकी दूसरी शक्ल है कि प्रीपोजिशन का जो है इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, और इस सूरत में हम प्रीपोजिशन को आखिर में जिक्र करते हैं। तीसरी शक्ल हो सकती है कि हम जुमले में जोर पैदा करना चाहते हो, तो इस सूरत में भी हम प्रीपोजिशन को आखिर में जिक्र करते हैं और इसके ऑब्जेक्ट को पहले जिक्र कर देते हैं। आगे हमने बात की थी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में, और ये जो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की तकसीम की गई है ये स्ट्रक्चर के एतबार से की गई है, मानी के एतबार से नहीं की गई है, क्योंकि अगर हम मानी के एतबार से इसकी तकसीम करेंगे तो बहुत सारी किस्में आ जाएंगी। माना जितना माना होगा उतनी किस्में होंगी। यहाँ पर हम जो किस्में पढ़ने जा रहे हैं या हमने जो किस्में पढ़ी हैं वो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की हैं और वो स्ट्रक्चर के एतबार से हैं। तो इसकी पहली किस्म है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? जो अपना खुद का हो, किसी से बनाना हो, असली हो। और कंपाउंड प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं जो असली ना हो बल्कि जोड़कर बनाया गया हो। ठीक है, जोड़कर बनाया गया हो तो उनको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। और इसकी तीसरी किस्म है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन अल्फाज के उन मजमूए को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल प्रीपोजिशन के तौर पर होता है हमेशा, तो उनको बोलते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। तो सारी किस्में हुई प्रीपोजिशन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से या इसके खाके के नाहिए से। और उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रीपोजिशन के बारे में, जिसमें से एट है, इन है, इनटू है, ऑन है, टू है, फॉर है, सिंस है, बाई है, विद है, बिसाइड्स एंड बिसाइड है, इसी तरह से बिटवीन एंड अमंग है। अगर आप इन प्रीपोजिशन पर गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी अहमियत की हामिल ये प्रीपोजिशन है, कि अगर हम 10 जुमले बोलते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे 5 या 6 या 7 या 8 जुमले एटलीस्ट उसमें इनमें से कोई ना कोई एक होगा। ओके, मैं एवरेज बता रहा हूँ मतलब इनमें से कोई कहीं एट होगा, कहीं इन की जरूरत पड़ेगी, कहीं इनटू होगी, कहीं ऑन होगा, कहीं ना कहीं। ये बहुत ही अहम प्रीपोजिशन है। तो इनकी मिसालों को हमने आपके सामने जिक्र किया कि इनको हम किन किन मानी में इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। आगे हम बात करेंगे लेसन नंबर 12 के बारे में, और इस लेसन में हमने प्रीपोजिशन को ही पढ़ा, लेकिन इसमें हमने क्या पढ़ा आपके सामने, हम इस लेसन में हमने आपके सामने कुछ प्रीपोजिशन जिक्र किए, कुछ वर्ड को जिक्र किया जिनको हम हमेशा प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इस सबक में हमने कुछ नया तो नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने कुछ अल्फाज आपके सामने जिक्र किए थे जिनको हम हमेशा प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और ये अल्फाज उसी प्रीपोजिशन के साथ खास है और हमने आपको मिसाल के साथ वहां पर समझाया था। आगे हम बात करेंगे लेसन नंबर 13 की, और इस लेसन में हमने बात की थी किसके बारे में? इस लेसन में हमने बात की थी कंजंक्शन के बारे में। और कंजंक्शन के बारे में हमने क्या बताया? कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन उन अल्फाज को कहा जाता है जो दो नाउन को, एक कबील की दो चीज़ों को, नाउन ज़रूरी नहीं, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, यानी एक ही कबील की दो चीज़ों को आपस में जोड़े या दो जुमलों को आपस में जोड़े। जैसे कि आप कहें जैद एंड जाहिद वेंट टू द हॉस्पिटल, यहाँ पर जैद एंड जाहिद ये एक ही कबील की चीज़ें, दोनों नाउन है, इनको आपस में जोड़ रहा है। और इसकी दूसरी किस्म है, दूसरी मिसाल है दो जुमलों को जोड़े, जैसे आई फोन्ड यस्टरडे बट यू डिड नॉट रिसीव माई कॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो जुमलों को आपस में जोड़ दिया, तो इसको हम कंजंक्शन का नाम देंगे। आगे हमने बताया था कंजंक्शन की किस्मों के बारे में, और मैंने बताया था इसकी दो किस्में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं? इनका इस्तेमाल हम करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में जोड़ना हो, ख़ास तौर पर दो जुमलों को आपस में जोड़ना हो, मुकम्मल जुमलों को, तो उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। इसी तरह से
सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं उन कंजंक्शन को जो दो नाकिस जुमलों को जोड़े और एक मुकम्मल जुमले को जोड़े, या एक मुकम्मल जुमले को जोड़े, या 3-4 नाकिस जुमलों को जोड़े, यानी जो जुमलों को आपस में जोड़े उसको हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। आगे हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की किस्मों के बारे में। इसकी किस्में हैं कॉप्युलेटिव कंजंक्शन। कॉप्युलेटिव कंजंक्शन किसे कहते हैं? जो दो बयानों को आपस में जोड़े, उसको बोलते हैं कॉप्युलेटिव कंजंक्शन। इसकी दूसरी किस्म है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इसका मतलब यह है कि ऐसे कंजंक्शन को कहा जाता है जो दो आपस के जुमलों को जोड़े और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो। पहला जुमला कुछ और कह रहा हो, दूसरा जुमला उसका उल्टा हो, तो उसको बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। इसकी तीसरी किस्म है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इससे मुराद ये है कि वो कंजंक्शन है जो दो जुमलों को आपस में जोड़े और दो चीज़ों को आपस में जोड़े, और वो पहली चीज़ दूसरी चीज़ के अल्टरनेट हो, उसके मुतबादिल हो, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। आगे हमने पढ़ा था इलेक्टिव कंजंक्शन। इलेक्टिव कंजंक्शन कहते हैं कि जो किसी वजह को बताए या जिसके जरिए से कोई नतीजा समझ में आए, उसको बोलते हैं इलेक्टिव कंजंक्शन। तो ये सारी किस्में हुई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी जो दो मुकम्मल जुमलों को आपस में जोड़े या दो एक ही कबील की चीज़ों को आपस में जोड़े, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। आगे हमने पढ़ा था सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के किस्मों के बारे में। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं? जो एक मुकम्मल जुमले को और एक से ज़ायद या एक नाकिस जुमले को आपस में जोड़े, तो उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसकी कई सारी किस्में हैं। पहली किस्म है कंजंक्शन ऑफ टाइम, यानी जो टाइम का पता दे। कंजंक्शन ऑफ कॉज, यानी जो सबब को बतलाए। कंजंक्शन ऑफ पर्पस, जो मकसद को बतलाए। कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, जो नतीजे को बतलाए। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, जो शर्त को बतलाए। कंडीशन ऑफ कंसेशन, यानी जो उल्टे चीज़ को बतलाए, यानी उल्टा हो जाए उसको बतलाए। इसी तरह से कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, यानी जिसका इस्तेमाल हम कंपेयर करने के लिए करते हैं। तो ये इसकी किस्में हैं किसके? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, इनकी तारीफात के साथ, इख्तिसार के साथ। आगे हम बात करेंगे लेसन नंबर 14 की, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस लेसन में हमने क्या पढ़ा था? इस लेसन में हमने इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था इंटरजेक्शन किसे कहते हैं। इंटरजेक्शन अंग्रेजी ज़ुबान के उन अल्फाज को कहा जाएगा जिनका इस्तेमाल हम किसी एहसास के वक्त करते हैं। ठीक है, कोई खुशी हो, कोई दुख हो, कोई गम हो, कोई तकलीफ हो, तो उस वक्त हम जिनका इस्तेमाल करते हैं, जिन अल्फाज का, उनको हम इंटरजेक्शन का नाम देते हैं। और इस लेसन में हमने आपको कुछ अहम इंटरजेक्शन पढ़ाए थे, जैसे कि है अलस, आह, ए, हे, होरे, ओ, औच, फ्यू, ऊह, वाओ। तो ये कुछ अहम इंटरजेक्शन है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। गाइस, तो हमने मिसालों के साथ आपके सामने इन सबको पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सब को समझा होगा और आज से इंशाल्लाह आप इनका सही इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं के साथ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हुआ और हमने रिवाइज कराया। अब उम्मीद करता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी गाइस। ओके, मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मिसालों के साथ, और मैंने कोशिश भी की और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि कामयाब रहा हूँ। इन्हीं के साथ आज का हमारा ये डिवीज़न भी ख़त्म हुआ जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मुश्तमिल था। अब हम आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले सबक में मॉडल के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।